स्टार्ट। ठीक है, तो आज से हम पाइथन प्रोग्रामिंग को स्टडी करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रोग्रामिंग, कुछ जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है, कोडिंग कैसे किया जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें लगती है, और बेसिक उससे भी और बेसिक चीजें अगर हम समझना चाहते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि कंप्यूटर जो है अपना, तो उसकी कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है। ओके, कंप्यूटर अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, सो दैट हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा फिर प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करता है। क्योंकि जनरली होता क्या है, हम कीबोर्ड का यूज करते हैं तो हम नॉर्मली टाइप करते जाते सारी चीजें, और कोडिंग के बारे में भी हम समझ रहे हैं तो कोड भी कर रहे हैं, तो हम जनरल कीवर्ड नंबर्स इन सबका कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। बट इन कंप्यूटर को ऐसी क्या है उनके पास, सो दैट वो अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो पहले से बचपन से ये लैंग्वेज हम पढ़ते आ रहे हैं, अपने ब्रेन में उस टाइप की चीजें हैं, तो हम समझ पाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है और क्या हमें आंसर देना है। तो इसी वजह से कंप्यूटर के पास भी कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए। अगर कंप्यूटर अपने कीवर्ड को समझ रहा है तो उसके पास ऐसा क्या सिस्टम है और ये कैसे वर्क होता है, पहले उसके बारे में हम जानते हैं, सो दैट फिर हम इसके बारे में समझेंगे कि हाँ अच्छा, कंप्यूटर में ऐसा लैंग्वेज होता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कुछ भी बात कर रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं तो उसके पीछे ये कन्वर्जन होता है। कि जनरली ये सारी चीजें डिग्री को पढ़ाया जाता है, जैसे कि मेरा मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस हुआ है, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक था, मैथ्स था, स्टैटिस्टिक था, तो इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड थोड़ी चीज है, बट पता होना चाहिए। तो जनरली ऐसे क्या जानती हो ऑफ व्हाट लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझती है, कुछ है आपके पास आंसर इसका, यू नो? ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो, तो बेसिकली जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को सिर्फ एक सिंपल भाषा समझती है, आइदर वन और जीरो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि ये क्या है, क्योंकि जो अपना कंप्यूटर है वो एक हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर है अपना। सो हार्डवेयर जो है उसके अंदर मतलब करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो बहुत डीपली मैं बता रहा हूँ चीज, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर है तो वहां पे डेटा है, मेमोरी है। ठीक है, तो डेटा वगैरह स्टोर होता होगा, बट यहाँ पे डेटा स्टोर और ये करने के लिए ना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आइदर करंट होता है या नहीं होता है, मतलब ये जीरो और वन को कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज। मतलब कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, उसे कहा जाता है बाइनरी, पहली चीज। ठीक है, हाँ, इसमें होता है वन, मतलब तुम्हारा जो वन और जीरो है, इसे इंडिविजुअली कहा जाता है बिट। ठीक है, बीट एक सिंगल, मतलब आइदर जीरो और वन, इसे बीट कहा जाता है। जीरो का मतलब होता है तुम्हारा ऑफ, और वन का मतलब होता है तुम्हारा ऑन। ठीक है, जैसे तुम बटन फैन ऑन करते हो तो उसके पीछे वन है, ऑफ करते हो तो जीरो। ठीक है, नाउ अब इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, यहां तक तो हमने बोल दिया कि कंप्यूटर को समझ में आता है बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी का मतलब होता है वन ऑन जीरो। बट अभी तक तो क्वेश्चन मार्क ये है, तो हम कंप्यूटर को तो ऐसे ए पास करते हैं या ऐसे ए लिखते हैं या कोई नंबर लिखते हैं, तो फिर इसका कन्वर्जन नंबर जीरो और वन में कैसे होता होगा, राइट? तो अभी उसका हम स्ट्रक्चर समझते हैं। तो जनरली जीरो और वन तो हो गया एक जनरल जो कीवर्ड्स जो नंबर्स यूज होने वाले प्रोग्राम, और कंप्यूटर में एक बाइट सिस्टम होता है, बाइट। बाइट का मतलब होता है 8 बीट। ठीक है, अभी 8 बिट मतलब जीरो वन के कितने कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे हमें, 8 कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, सो
0101 जैसे कि 01010101 ज्यादा हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये 8 बिट के कॉम्बिनेशन में वर्क होता है। ठीक है, अभी यहां तक भी क्वेश्चन मार्क है कि ठीक है चलो 8 बिट से भी अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, 8 बिट मतलब क्या? 8 बिट मतलब 8 बिट कंबाइनली वर्क करता है। ऐसे ही क्यों करता है उसके पीछे भी रीजन है। पहले तो 01 का मतलब होता है ऑन ऑफ, जिसे बाइनरी कहा जाता है। और 0101 8 के साथ बैच में आ गए तो उसे बाइट कहा जाता है। ठीक है, और इस बाइट का कन्वर्जन हम कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर को नंबर के अंदर। तो ये जो कन्वर्जन होता है इसे 2 रेस टू पावर से होता है। 2 रेस टू पावर, 2 रेस टू पावर 0, 2 रेस टू पावर 1, 2 3 4 5 6 एंड 7। 2 रेस टू पावर 0 का मतलब होता है 1। ओके, 2 रेस टू पावर 0 का मतलब हो गया 1, 2 रेस टू पावर 1 का मतलब हो गया 2, 2 रेस टू 2 किया तो 4, उसके डबल 4 के बाद 8, 16, 32, 64, डबल डबल हो रहा है। और लास्ट में क्या होगा? 64 का डबल क्या है? 128। उसका डबल 128 का डबल कितना होता है? ओके, उसका डबल 512, बराबर। 250, 500 और 6 6 12। इसका डबल 1024, राइट। तो नॉर्मली जब तुम 1 GB का रिचार्ज मारते हो तो हमें कितना MB मिलना चाहिए? अगर हम सोचते तो जनरली 1000 MB के बारे में हम सोचते हैं, राइट। बट वो 1000 MB नहीं होता, वो कितना MB होता है? 1024 MB होता है। कभी देखा है? गौर से देखा होगा तब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बट फिर वो 24 MB ज्यादा क्यों देते हैं? क्योंकि वो सिस्टम में बैठता ही नहीं है। ठीक है, हाँ, सिस्टम तो स्ट्रक्चर 2 रेस टू पावर से ही वर्क होती है। ठीक है, तो अभी यहां तक हमें समझ में आ रहा है 01 बाइनरी समझता है कंप्यूटर को, और वो 8 बिट के अंदर काम करता है और उसके पावर के हिसाब से नंबरिंग जनरेट होता है। ठीक है, अब ये नंबरिंग काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे लैंग्वेज जो भी बने आइदर फ्रॉम सी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन और एनी लैंग्वेज, हर एक नंबरिंग के लिए एक टेबल किया गया, उसे आस्की टेबल कहा जाता है। ठीक है, अभी आस्की टेबल जो है उसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर अमेरिकन। ठीक है, और ये यूनिवर्सल है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, STN, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, CHANG। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस है। आप चाहे यूके जाओ, लंदन जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ या इंडिया जाओ, कहीं पे भी जाओ, जो कीबोर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। ठीक है, और उसके पीछे का जो कन्वर्जन है जो आस्की टेबल हमें प्रोवाइड करता है वो भी सेम ही रहता है। ठीक है, तो इस टेबल को हम गूगल पे नॉर्मली आसान में देख सकते हैं कि आस्की टेबल अगर तुम डालोगे गूगल पे तो इसे आराम से हमें मिल जाएगा, आस्की टेबल्स। अगर तुम इसको देखते हो तो ये टेबल हमें नजर आता है। अब इसका कॉम्बिनेशन अपने 8 बिट के साथ बहुत प्रॉपर है, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है। अगर तुम इस टेबल को देखते हो तो इसको ना एक नंबरिंग दिया गया है। ठीक है, और नंबर से कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से एंड होता है अगर तुम देखोगे तो तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। क्या ये नंबर यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है और एंड कहाँ पे हुआ है? 127।
इसका मतलब 128 ही है ना, जीरो से स्टार्ट हुआ है, मतलब 128 टोटल्स। और तो अपना लास्ट साइज क्या है? 128। तो इसीलिए बाइट में वर्क होता है। मतलब जो भी चीजें हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी मैं लिख रहा हूँ या जो भी मैं बता रहा हूँ, इट्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये चीजें है, इसके पीछे रीजन ये है। ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क ये आना चाहिए। फिर 9 क्यों नहीं किया उन्होंने, 8 ही क्यों बीट किया है? क्योंकि स्टैंडर्ड कोड बनाया गया है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है। अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे कि अपना कीबोर्ड सिस्टम कैसे वर्क करता है। कि मान लो कि मैंने कीबोर्ड पे प्रेस किया है कैपिटल ए। ठीक है। तो अभी जब मैं कैपिटल ए प्रेस करूंगा स्क्रीन के ऊपर, तो कंप्यूटर को जो ए है वो समझ में नहीं आता। वो डायरेक्ट ए को ढूंढता है आस्की टेबल में। ए की डेसिमल वैल्यू अगर तुम यहाँ पे देखोगे, तो ए की डेसिमल वैल्यू क्या है? 65। ठीक है। तो ए को पहले तो कन्वर्ट करेगा 65 में, राइट। फिर अभी इनका कॉम्बिनेशन हम ढूंढेंगे कि 65 ऐसे कहां से बनेगा, क्या क्या हमें ऐड करना होगा सो दैट हमें 65 मिलेगा। 65 हमें टोटल अगर चाहिए तो हमें क्या क्या ऐड करना होगा? देखो। 65 एक चीज एक ही बार ऐड कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमें 64 + 1 ऐड करना होगा। ठीक है। 64 + 1 65 हो जाएंगे। तो फिर जो भी ये चीजें हमें ऐड करनी है, तो वो उसका इंटरनल कन्वर्जन क्या होगा? जो भी चीजें हमें ऐड करनी वो रहेगा 1, और बाकी चीजें रहेंगी 0 0 0 0 1 और 0। तो अभी समझ में आ रहा है? हम अगर ए प्रेस करते तो उसका कैसे समझ रहा है, बाइनरी बन गया वो। तो फिर कंप्यूटर को अंडरस्टैंड लास्ट में क्या होता है, यही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो अगर मैं स्मॉल ए प्रेस कर रहा हूं तो उसका सम हो गया तुम्हारा 97। ठीक है। स्मॉल ए के लिए नंबर है 97। अभी 97 का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? इसी में से बनेगा। तो 97 के लिए हमें 1 को 1 रखना होगा, फिर 0 फिर 0 0 0, 32 1 रखना होगा, 64 1 रखना होगा, और ये 0 रखना होगा। ठीक है। ये हमें करना नहीं होता एक्चुअली, सारी चीजें इंटरनली वर्क होती है। बट अगर हम प्रोग्रामिंग प्रॉपरली सीखना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो कंप्यूटर है, हमें उसको जो है बाइनरी समझ में आता है। बाइनरी मीन्स 0 1। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। ठीक है। तो फिर उसे नंबर से वो कीवर्ड भी समझ में आता है। तो एट द एंड हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और हार्डवेयर पे कर रहे हैं। और हार्डवेयर कैसे वर्क होता है? इन द फॉर्म ऑफ 0101। तो एक्चुअल में देखा जाए ना, ये इसे करंट पास होता है 101 0 1 0 1 0, और इंटरनली उसकी मेमोरी उस वजह से एक्ट करती है। ओके। सो प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने से पहले कैसे वर्क होता है वो हमें समझ में आना चाहिए। सो अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि कंप्यूटर को अगर समझना है तो हमें बाइनरी लैंग्वेज समझना होगा। तो बाइनरी कैसे वर्क हो रहा है ये समझ में आ गया। करेक्ट। सो चलो, दिस इज हाउ एग्जैक्टली द बाइनरी स्ट्रक्चर वर्क। तो मैं स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी चलो यहाँ तक हम आ गए। तो अभी हम प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अभी जनरली अगर तुमने देखा कि कंप्यूटर को तो बाइनरी समझ रहा है, तो अगर हमें कहीं पे कोडिंग सीखना होता, तो हम फिर ऐसे कोड सीखना पड़ता हमें, 00001111 00110110110000। जो इनिशियल लेवल लैंग्वेज थे पहले, जिसे हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज कहा जाता था, जो छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए हम कोड लिखते थे, उसका कोड ना ऐसे लिखा जाता। ठीक है। तो इस कोड को लिखना
छोटे-मोटे प्रोग्राम के लिए ठीक है, जो साइंटिस्ट है वही लोग लिख पाते हैं, जो बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं वही लिख पाते हैं। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है, स्कूल के बच्चे भी कोड लिख लेते हैं, राइट? या इनिशियल कॉलेज के स्टूडेंट भी कोड लिख लेते हैं। वो कैसे पॉसिबल है? तो क्या किया, ये जो बाइनरी लैंग्वेज था उसे हाई लैंग्वेज कहा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई हाई लेवल लैंग्वेज, या उसे तुम कह सकते हो कि मशीन लेवल लैंग्वेज, जो मशीन को समझे ऐसे लेवल का लैंग्वेज। इस लेवल का कोड लिखने के लिए साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए होते हैं, जनरल यूजर कोड नहीं लिख सकता। तो इसके लिए फिर जनरलाइज प्रोग्रामिंग आए, और जनरलाइज प्रोग्रामिंग जो था, फिर नेजम आया, देयर इज अ पास्कल एक लैंग्वेज था, ठीक है, फिर नेजम एक लैंग्वेज था, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम आए। उसमें ना एक जनरलाइज वर्ड यूज होने लगे, जैसे कि एड ए प्लस बी, एड ए कॉमा बी, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आसान हो गया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस बाइनरी तो ऐसे कीवर्ड का यूज होने लगे। बट इससे भी हम लेंदी प्रोग्राम नहीं लिख सकते थे। तो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज जो बना 1972 में, 1972 में, ठीक है, वो था तुम्हारा सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो सी लैंग्वेज पॉपुलर इसलिए बना क्योंकि वहां पे हम जनरल इंग्लिश यूज करते थे, जनरल इंग्लिश स्टेटमेंट। इंग्लिश स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज होता था टू राइट अ कोड। तो अगर हम सिर्फ इंग्लिश में लिख रहे हैं और ऑटोमेटिकली मशीन उसे मशीन इसमें कन्वर्ट कर ले रहा है, तो अपना काम कितना आसान है। तो हमें इतना सारा कोड याद रखने की जरूरत नहीं, हम जनरली उसे लिख रहे हैं। फिर उसने काफी सारे सिंटैक्स एंड प्रोविजन प्रोवाइड किए, तो हमें उस वे से लिखना है। लेकिन कुछ प्रिंट करना है तो देन उसने बोला कि आप क्या करो, सिर्फ प्रिंट एफ लिखो, और आपको जो भी प्रिंट करना है इसके अंदर लिख डालो ऐसे। हम तो सिर्फ लिखते जा रहे हैं, तो इसके पीछे जो है वो सारा कुछ कन्वर्जन करके ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट कर रहा है और अपने को आउटपुट भी दे रहा है, ठीक है। तो अभी जनरली हम ये सोचेंगे कि फिर हम जो भी कोड लिखते हैं, ये तो कोड कंप्यूटर को तो समझ में आता ही नहीं, पहली चीज। उसे तो समझ में आता है, उसे सिर्फ समझ में आता है बाइनरी। तो फिर ऐसे कोड को कौन है जो कन्वर्जन करता होगा, कोई ना कोई होगा, राइट? क्योंकि डायरेक्टली तो हमने देखा। तो जो कन्वर्जन करके देता है हमें कोड, उसे कंपाइलर और इंटरप्रिटर कहा जाता है, ठीक है। कंपाइलर एक होता है और इंटरप्रिटर भी एक होता है, ठीक है? तो आज तक हमने सिर्फ इसके बारे में स्टडी किया है। तो ये बेसिकली करता क्या है, अपना जो सोर्स कोड होता है जो हम लिखते हैं, उसे क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर। हाँ, आप बाइनरी बोल सकते हो, मशीन कोड बोल सकते हो, परफेक्ट, ठीक है। और ये कन्वर्जन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कंप्यूटर को दूसरा लैंग्वेज समझ ही नहीं आता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये एक जनरलाइज आइडिया होता है टू गेट इनटू अ कोड। फिर हम अभी जनरल फोकस करेंगे, फिर प्रोग्रामिंग को लिखा कैसे जाता है। तो बस बहुत सारे लैंग्वेजेस है। सी लैंग्वेज है, उसके बाद तुम्हें सी प्लस प्लस मिलेगा, उसके बाद तुम्हें जावा मिलेगा, उसके बाद तुम्हें डॉट नेट लैंग्वेज मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे जनरल लैंग्वेज है। तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हर एक लैंग्वेज में था, उसको ओवरकम करते 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 तो बहुत सारे लैंग्वेजेस बनाए गए, ठीक है। ऐसे देखा तो हजारों लैंग्वेजेस बनाए गए आज तक, हजारों, थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट उसमें से सबसे ज्यादा मोस्टली कॉमन यूज होने वाले 15-20 ही लैंग्वेज है। तो टॉप मोस्ट लैंग्वेज है जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन। और आज के डेट में तो टॉप 3 के लैंग्वेज अगर मैं बोल दूं आपको, तो वर्ल्ड टॉपेस्ट लैंग्वेज, टॉप 3 लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जेएस। जावा स्क्रिप्ट फेमस होने का रीजन ये है कि वो सर्वर साइड भी यूज होने लगा और उसके काफी सारे फ्रेमवर्क आ गए। सेकेंड लैंग्वेज आता है तुम्हारा पाइथन। पाइथन अभी कंपटीशन में कर रहा है, वो फर्स्ट में भी आ जाएंगे। थर्ड और तुम्हारा आता है जावा, ठीक है। तो पाइथन इज
हमें जो स्टडीज करना है वो पाइथन स्टडी करना है। मतलब पाइथन के भी अगर देखा जाए तो एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो उसकी शॉर्ट सिंटैक्स है, काफी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो अदर कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। वहाँ पे काफी सारा हमें कोड लिखना पड़ता था, यहाँ पे लेकिन इतना कोड लिखने की जरूरत नहीं है। वो छोटे छोटे सिंटैक्स के साथ हमारा काम होता है। ठीक है। तो अभी हमें जनरल चीजें समझ में आ रही, अगर प्रोग्रामिंग लिखना है तो देर इज अ सिंपल स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होगा। और एट द एंड मशीन जो है वो सारा कोड बाइनरी में मांगती है। तो हर एक प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के पास खुद का कंपाइलर होना चाहिए, और वो बाय डिफॉल्ट होता भी है। ठीक है। तो हमें अभी हर बार हम कोड लिखेंगे, अगर हमारे पास आउटपुट आ रहा है तो इसके पीछे का बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो इंटरनली ये सारी चीजें होती है। बट अगर मैंने डायरेक्टली आपको अगर पहला हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करके दिखाया होता तो वो ज्यादा समझ में नहीं आता। ठीक है, आउटपुट तो आ गया रहता, बट एग्जैक्टली ये लैंग्वेज का कैसे कन्वर्जन हुआ, बैकग्राउंड में कैसे काम हुआ, इसे कौन कन्वर्ट कर रहा है, क्या कन्वर्ट कर रहा है, तो वो कुछ भी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए अभी। ठीक है, तो तुरंत समझ में आना चाहिए हम जो कोड लिख रहे हैं इस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, और उसके पीछे जो ये सारी चीजें इंटरनली वर्क हो रही है। ठीक है। एंड जो भी लैंग्वेज बनाई गई है, चाहे वो जावा हो चाहे वो पाइथन हो, लैंग्वेज बनाने के पीछे बहुत सारे इयर्स स्पेंड हुए होते हैं। ठीक है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, बहुत सारे इयर्स स्पेंड हुए होते हैं। और लैंग्वेज हमेशा डेवलपिंग मोड में रहते हैं, कुछ ना कुछ हर साल एक एक फीचर नया आते ही रहता है। ठीक है। और ये अगर ये लैंग्वेज बनाई गई है तो उसके कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। हम कोडिंग सीख रहे हैं या प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद कोड बना रहे हैं। हम सिर्फ जो बना हुआ स्ट्रक्चर है उसे फॉलो कर रहे हैं टू गेट आवर आउटपुट्स। ठीक है। तो इसमें हाँ एग्जैक्टली, और साइंटिस्ट ने भी ऑलरेडी बना के रखा है, और कंपाइलर को भी वही समझता है जो प्रोग्रामिंग के रूल्स उसके अंदर लिखे गए हो। हम अगर मैं प्रिंट एफ लिखना है तो अगर मैं वहां पे लिख रहा हूँ कि नॉट प्रिंट या ऐसा कुछ अलग लिख रहा हूँ तो कंपाइलर को समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। वो चीजें भी हमें समझनी है, तो उसके बारे में भी जानते हैं। तो अभी जनरली आ जाता है कि व्हाट यू मीन बाय प्रोग्रामिंग और व्हाट इज अ कोडिंग। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? अब प्रोग्रामिंग को कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग है क्या? हम्म। ओके। और हाँ सही है, वो ऐसी लैंग्वेज है, हम ऐसे कुछ लिख रहे हैं जो मशीन को समझ में आती है। तो प्रोग्रामिंग का मीनिंग जनरली वही है, बट बेसिकली कोड या प्रोग्रामिंग मतलब एक सेट ऑफ एक इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं मशीन को। ओके। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ मशीन और computers, okay, which will provide output based on input। ठीक है। प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हम ऐसा एक छोटा सा कोड, छोटा सा इंस्ट्रक्शन हमें मशीन को बता रहे, और बेस्ड ऑन चीज हमने जो भी उसको लिखा है उसके बेस पे हमें आउटपुट दे रहा है। तो दैट इज नथिंग बट अ प्रोग्रामिंग। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एंड्रॉइड एंड ऑल दैट थिंग्स। ठीक है। तो वो उसमें से हमें जो लैंग्वेज अभी पढ़ना है तो दैट इज अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो पाइथन स्टडी करना है तो पाइथन स्टडी करने से पहले तो पहला लेक्चर हमेशा मेरा यही होता है कि जनरली तुम्हें एक कनेक्शन मिलना चाहिए कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, कैसे स्टडी कर रहे हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हाँ करेक्ट। सभी में सिर्फ अभी छोटा सा पाइथन का इंट्रोडक्शन बताऊंगा।
तो आज हम कुछ भी कोड नहीं करने वाले हैं, ठीक है? तो आज हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि पाइथन किसने बनाया, उसको नाम पाइथन कैसे रखा गया, ये कब बना, क्या बना, तो थोड़ा-थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है? तो पाइथन के बारे में क्या जानते हो आप? पता है? जी वो मेरे ख्याल में 1993 में मेरे ख्याल में पाइथन बनी। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, एक्चुअली ठीक है। तो बेसिकली इसका जो डेवलपमेंट था वो 1980s में स्टार्ट हुआ था। बट जो फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ वो 1993 में ही था, ठीक है? 1992 और 1993 के बीच में, ठीक है? ओके सो ओके सर। 1992 और 3 बोल सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम उन बिटवीन यहाँ पे डेवलप हो। ओके तो इनिशियली जो लैंग्वेज जो है किसने बनाया इसके बारे में पता है? पाइथन के फाउंडर, लेकिन वो नाम जेन से निकल ठीक है, एक नहीं गुडियो वैन रस्सम जो है, GUIDO, गुडियो वैन रस्सम, ठीक है? ओके ROSSUM। ये एक साइंटिस्ट है। ओके इन्होंने ना इस लैंग्वेज को बनाया गया। इनिशियली ये खुद के लिए यूज करते थे, खुद बनाया था। तो उसके बाद वो गूगल में काम करने लगे थे, ठीक है? अभी वो करंटली जो है माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, ठीक है? ओके वो जिंदा है बेसिकली। ओके। तुम अगर उसको देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो, गुडियो अच्छा वैन। हाँ मैं गूगल गूगल करके उनको के बारे में देख। हाँ, मतलब जनरल एक नॉलेज पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ऑल दैट थिंग्स। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं कि उसका साइंटिस्ट का नाम याद ही रखो, पर जनरलाइज चीजें पता है तो ज्यादा अच्छा हो जाता है। सो इज अलाइव, इज करंटली वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, और इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने भी अभी बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे कि ये जो को पायलट है, ठीक है? तो जो AI के अंदर है, चैट जीपीटी का उनके पास बहुत बड़ा शेयर है। ये सारी चीजें आ कहाँ से रही है? क्योंकि उनके पास ऐसा आदमी है जो जिन्होंने पाइथन बनाया है, बनाया राइट? सही बात और अगर जिसने पाइथन बनाया वही आदमी तुम्हारे पास है, इज द मैन जो उन्होंने पाइथन बनाया, ठीक है? सही बात 69 ईयर्स के यस अभी तक अलाइव है, और अभी बहुत साल रहेंगे वो। तो उनका हिस्ट्री भी आप देखोगे तो बहुत सारी हिस्ट्री आपको नजर आ जाएंगी। इनिशियली वो काम करते थे अलग अलग, तो पूरा हिस्ट्री यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो करंटली वो जो है वो एम्प्लॉयर है कहाँ पे अभी? माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट में ठीक माइक्रोसॉफ्ट है? उससे पहले वो गूगल में रह चुके हैं, बट गूगल का उसका गूगल कुछ में आगे पीछे हो जाता है, तो बेस्ड ऑन जो भी अच्छा ऑफर है तो उन्होंने एडजस्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है? तो जो पाइथन है एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है इसे, ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसे जनरल पर्पज लैंग्वेज भी कहा जाता है। पाइथन की खासियत ये है कि यहाँ से हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है? अभी कंसोल बेस्ड क्या होता है, डेस्कटॉप बेस्ड क्या होता है, सारी चीजें हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। सो अभी जान लो कि ओके हम कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग बना सकते हैं, ठीक है? देन हम इससे डेस्कटॉप बेस्ड भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम इसको वेब बेस्ड भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये इसके अंदर तुम्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मिलेगा, इसके अंदर तुम डेटाबेस भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आगे जाके ये लैंग्वेज जो यूज होगी तुम्हारा लाइक डेटा एनालिटिक के लिए यूज होती है, ठीक है? फिर आप डेटा साइंस भी इसके आगे कर सकते हो, SCINC। और जो हम बोलते हैं कि मशीन लर्निंग कर सकते हो, AI कर सकते हो। तो पाइथन के अंदर इतनी पावर है, अगर आपका कोर फाउंडेशन अच्छा है तो देर इज मैनी लेवल, कैन गो अप टू AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है? ओके ओके सो ये सारी चीजें हमें मतलब बेसिक पाइथन होने के बाद फिर तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें आगे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? सो आगे इनिशियली चीजें ये है। बिल्कुल सर। तो अभी एक छोटा सा और एक टॉपिक हम स्टडी करेंगे, वो है कि इसका नाम पाइथन इसे रखा क्यों गया। तो जनरली जब भी हम अच्छा पाइथन नेम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है, अरे ये तो पाइथन मतलब स्नेक, राइट?
अगर तुम जनरली यहाँ पे अगर पाइथन डाल देते हो तो आपको वहां पे स्नेक ही नजर आएगा। ठीक है, अच्छा अभी अच्छा बहुत भाई। पॉपुलर हुआ है, बट यहाँ पे तुम देख पा रहे हो स्नेक की तरह सिंबल है पाइथन का, मतलब वो ऐसे लगता है कि पाइथन मतलब ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, सारे छोटे लैंग्वेज को अजगर की तरह वो खा लेगा वगैरह, ऐसा कहानियां बनती है। पर जनरली ऐसा नहीं है। अच्छा जब ये 1980s टू 1992 में जब लैंग्वेज बना रहे थे, तो तब ना एक सर्कस था, उसका नाम मॉन्टी पाइथन था। मोंटी पाइथन। सर्कस, ठीक है। तो उन्हें वो सर्कस देखना काफी पसंद था, और हमेशा यही होता है कि जो भी चीजें फेमस चलती है ना, उसी नाम से अगर अपना कुछ नाम रखा जाए तो उसके साथ वो भी फेमस हो जाता है। ये सर्कस काफी फेमस होने की वजह से उन्होंने नाम क्या रखा उसे, पाइथन। ठीक है। पाइथन। तो ओके। उसके पीछे का रीजन ये है कि एक सर्कस का नाम है, कोई सांप का नाम है। ठीक है। ओके सर। राइट, तो दो तीन चीजें याद रखो। पाइथन को बनाया गया है 1980s में, स्टार्ट किया था 1992 और 3 में रिलीज किया गया फर्स्ट वर्जन। इसका नाम है मॉन्टी पाइथन, ओके। सर्कस के बेस पे ऊपर रखा गया है। इसे बनाने वाले का नाम है गुडियो वैन रसम्स। इनिशियली वो खुद अकेले काम कर रहे थे, गूगल में काम किया, अभी करंटली इज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट। राइट। माइक्रोसॉफ्ट। यस सर। और इससे हम बहुत सारे लैंग्वेजेस एक हाई लेवल तक हम प्रॉपरली से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक हो गया सर। तो अभी हम सिर्फ डीपली इंट्रोडक्शन लिया है, हम्म। प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कौन से लैंग्वेजेस होते हैं, और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है। सो फिर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा कि इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और बेसिक प्रोग्रामिंग को कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है। वो हम देखेंगे कल ओके। प्रॉपर 7:30 को।